हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 सितंबर के करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले एक और अच्छी खबर है आपके लिए। हम बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं एक सेपरेट एग्ज़ाम सेल। एग्ज़ाम सेल में बेसिकली कोई भी एग्ज़ाम आते हैं उससे रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो कि फॉर्म कैसे भरना है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने सेक्शंस में पेपर होगा, या फिर फ़ीस कितनी है, एज लिमिट क्या है, या फिर आपका अभी जो ग्रेजुएशन है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल स्टेज में आप ग्रेजुएशन के तो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे डाउट आपके होते हैं रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। किस बुक से हमें प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम सेल तैयार किया गया है, जिसके बारे में कल आपको उसका जो ईमेल आईडी है वो और उसका व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो आपको कोई भी डाउट होते हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, केवल और केवल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप उस पर मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर पे मैसेजेस भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल हमारी टीम आपको बहुत जल्दी यहाँ पर रिस्पॉन्स भी कर देगी। ओके है, सो स्टार्ट कर लेते हैं 13 सितंबर के करेंट अफेयर्स। अगर आज के क्लास के करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे एंड टेलीग्राम से करेंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे। एंड पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इस मैप को समझिए। ये जो मैप दिखाई दे रहा है ये पूरे वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। आई होप आज आपको ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं लग रही होगी, मैंने ब्राइटनेस काफ़ी कम कर दी है तो आपको ये डायग्राम भी पूरी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो रेड कलर की लाइन है उसके ऊपर के जो कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ के नाम से जानते हैं। इन्हें हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं और जो नीचे वाली कंट्रीज़ हैं उनको हम ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं। इनको हम ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं। क्लियर? ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप इस लाइन के ऊपर जनरली जो भी कंट्रीज़ देखेंगे वो सारी की सारी रिच कंट्रीज़ होती हैं, अमीर देश हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है एट्सेट्रा। तो ये ऊपर ग्लोबल नॉर्थ है और नीचे जो है वो आपको ग्लोबल साउथ मिलेगा। ग्लोबल साउथ में मतलब लैटिन अमेरिका या अफ्रीका, इनफैक्ट ये एशिया कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे जो कंट्रीज़ आपको मिलेंगी उनमें आपको कई सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जैसे कि जेंडर इक्वलिटी नहीं है, या इनकम रेट काफ़ी कम है, जीडीपी काफ़ी कम है, या फिर पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये आपको ग्लोबल साउथ देखने को मिलेगा। हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में हमें आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज़ आती हैं जो कि डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड है। ऐसी कंट्रीज आपके ग्लोबल साउथ में आती हैं जो कि जनरली आपको अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में देखने को मिलेंगी, जहां पर आप एक्सपीरियंस करेंगे कि हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी, मतलब आपकी गरीबी का दर बहुत ज़्यादा है, इनकम इनइक्वलिटी है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। इसके अलावा लिविंग कंडीशंस जो है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग है एज कंपेरिजन टू द ग्लोबल नॉर्थ। तो ये सभी आपकी ग्लोबल साउथ कहलाती हैं। ग्लोबल नॉर्थ में जनरली रिचर नेशन आते हैं जहां पर आपको जीडीपी भी अच्छा मिलेगा, पर कैपिटा इनकम भी अच्छा मिलेगा, इनइक्वलिटी भी कम होगी इनकम के रिगार्डिंग, और इतने ज़्यादा चैलेंजेस भी नहीं होंगे लिविंग कंडीशंस के लिए। इसमें आपको यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ दिखेंगी, आपको अमेरिका की कंट्रीज़ दिखेंगी। ये जो वर्ड है ग्लोबल साउथ, इसको पहले थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, फिर थर्ड वर्ल्ड की जगह अब रिप्लेस कर दिया गया है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ वर्ड दिया गया था 1969 में बाय द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कार्ल ओग्लेस्बी। इनके द्वारा ये वर्ड दिया गया था ग्लोबल साउथ। तो हमने ग्लोबल साउथ के बारे में बात की। तो 12 सितंबर को मतलब कल के दिन हमने यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन को सेलिब्रेट किया। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, साउथ साउथ कोऑपरेशन डे। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया? 12 सितंबर को हमने ये दिन सेलिब्रेट किया। बेसिकली इसका ये मकसद है यूनाइटेड नेशन का कि जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कैसे रिलेशंस को और मजबूत किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाए जिससे ट्रेडिंग बढ़े, यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है उसको कम करने के लिए कैसे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है जिससे सारी कंट्रीज साथ में आए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करें और लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करें। ठीक है, अब इस दिन की थीम क्या थी? तो थीम है इस साल की सॉलिडिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप, अनलॉकिंग साउथ साउथ कॉर्पोरेशन अचीव द
SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इस साल की थीम थी। क्लियर। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, और पहले ही पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की उम्मीदें बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर एक सिंगर के बारे में, एक कह सकते हैं एक एक्सपोनेंट के बारे में जो कि रुद्र वीणा बजाते हैं। ये जो हाथ में रखे हुए हैं वो, इसका नाम क्या है? रुद्र वीणा है। इसका नाम है रुद्र वीणा। ठीक है। मैं बात करने जा रही हूँ उस्ताद अली जाकी हैदर। ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 50। तो रुद्र वीणा एक्सपोनेंट उस्ताद अली जाकी हैदर पास्ड अवे, नई दिल्ली में इनका निधन हो गया है। और ये किसके शिष्य थे? तो किसके डिस्पाइल थे? उस्ताद असद अली खान। अभी CGL के पेपर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद असद अली खान का रिलेशन किस इंस्ट्रूमेंट से है, तो इनका एसोसिएशन भी रुद्र वीणा से आपको देखने को मिलेगा। रुद्र वीणा से आपको इनका एसोसिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो उस्ताद अली जाकी हैदर है, बेसिकली ये शिष्य थे उस्ताद असद अली खान के। अब अली जाकी हैदर जो है वो लास्ट एक्सपोनेंट थे, मतलब लास्ट ही यहाँ पे व्यक्ति बचे हुए हैं। कहाँ से? खंडरवानी स्टाइल ऑफ द जयपुर, बिनाकर घराना ऑफ ध्रुपद। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि अली जाकी हैदर ध्रुपद के जयपुर विनकर घराने की खंडारवानी शैली के अंतिम ही एक्सपोनेंट, अंतिम ही प्रतिपादक हैं। ठीक है। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। आने वाले एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पर्सन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डेनिस ऑस्टिन के बारे में। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, पावर पॉइंट पे ही बनाई गई है। तो पावर पॉइंट के जो डेवलपर है, को क्रिएटर है, उनका नाम था डेनिस ऑस्टिन। He passed away recently at the age of 76. तो डेनिस ऑस्टिन, one of the co-creator of Microsoft PowerPoint, has died at the age of 76. एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे हैं ये। इन्होंने रॉबर्ट गैस्किन के साथ मिलकर पावर पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया था 1987 में। बेसिकली पावर पॉइंट को तैयार किया था एक कंपनी ने जिसका नाम था फॉरथॉट। बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया, और यहाँ पे लीडिंग या डेवलपमेंट का काम किसके हाथों में था? डेनिस ऑस्टिन के हाथों में था। इसलिए हम बोलते हैं कि डेनिस ऑस्टिन ने क्रिएट किया है पावर पॉइंट को, वन ऑफ द को क्रिएटर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने इनकी कंपनी फॉरथॉट को परचेज कर लिया था, खरीद लिया था $14 मिलियन में। ओके, चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन न्यूज़ में है संदीप बख्शी। ये कौन है? संदीप बख्शी हैं, और इन्हें RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीअपॉइंट कर दिया है एज अ CEO ICICI बैंक का फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब CEO ऑफ द ICICI बैंक फॉर द 3 years। तो इनका जो टेन्योर है वो 4 अक्टूबर 2023 से शुरुआत होगी और वो 3 सालों तक आगे चलेगा। 2018 में ये ICICI बैंक के CEO के रूप में चुने गए थे। इस बैंक का हेड ऑफिस आपको मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। डन। चलिए अगले पर्सन जो न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने लायक है। हम बात कर रहे हैं किरण जॉर्ज के बारे में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। किरण जॉर्ज जो न्यूज़ में थे, उनका एसोसिएशन किस स्पोर्ट्स से है? तो ये बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है। इन्होंने रिसेंटली इंडोनेशिया मास्टर 2023 का टाइटल जीत लिया है। ठीक है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 का टाइटल रिसेंटली किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने जीता है, जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है। इतनी चीज़ें। अगर रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इनकी जो बैडमिंटन में रैंकिंग है वो 50th नंबर पे है, और इन्होंने तचाकी ऑफ जापान इन्हें डिफीट किया है, और ये इनके 2nd नंबर का BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 का टाइटल है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है टाटा स्टील चेस रैपिड एंड ओपन ब्लिट्ज कंपटीशन जो है वो कंक्लूड हुआ है वेस्ट बंगाल कोलकाता में। तो यहाँ पे हम दोनों कैटेगरी में देख लेते हैं किसने इस टाइटल को जीता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर एक प्लेयर के बारे में, एक चेस प्लेयर के बारे में, जो कि रशियन प्लेयर है, जिनका नाम है अलेक्जेंडर। नाम क्या है? अलेक्जेंडर ग्रिशुक। विन 2023 टाटा स्टील चेस इंडिया ओपन ब्लिट्ज टूर्नामेंट। तो अलेक्जेंडर 2023 में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ओपन ब्लिट्ज कंपटीशन इन्होंने जीता है। ये जो कंपटीशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। अगर हम इंडियन प्लेयर के बारे में बात करें तो इंडियन प्लेयर में जो सबसे ऊपर आए हैं वो है R प्रज्ञानंदन।
इंडियन प्लेयर आर प्रज्ञानंदन, इन्होंने ओपन ब्लिट्ज सेक्शन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और इनकी जो पोजीशन है वो 3rd पोजीशन है। इनकी जो पोजीशन है वो किस नंबर पे है? 3rd पोजीशन पे है। हमारी कंट्री के एक और बहुत ही महान चेस प्लेयर है जिनका नाम है अर्जुन अर्गेशी, इन्होंने 4th नंबर पे अपनी रैंकिंग फाइनल की है। और वहीं डी गुकेश जो कि इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, उनकी रैंकिंग 8वें नंबर पे आई है, 8th नंबर के प्लेस पर वो आए हैं। तो ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चेस प्लेयर है इंडिया के, आर प्रज्ञानंदन, अर्जुन अर्गेशी एंड डी गुकेश। ठीक है, टाटा स्टील चेस इंडिया का जो पहला टूर्नामेंट हुआ था, फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो 2018 में खेला गया था। अगली स्लाइड आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे। बेसिकली ये जो टूर्नामेंट है 2 अलग अलग कैटेगरी में होता है, एक रैपिड और एक आपका ब्लिट्ज इवेंट। रैपिड इवेंट और ब्लिट्ज इवेंट, रैपिड इवेंट में मैंने आपको बताया था वीमेन सेगमेंट में दिव्या देशमुख के बारे में बताया था। दिव्या देशमुख ने टाटा स्टील चेस रैपिड इवेंट जीता था वीमेन्स कैटेगरी में। ठीक है, वही मेंस कैटेगरी में मैक्सिमे वेचियार जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, फ्रांस के चेस प्लेयर हैं, इन्होंने भी रैपिड इवेंट में मेंस कैटेगरी में जीता था। अब ब्लिट्ज इवेंट में वीमेन कैटेगरी में जू बेंजुन चाइना से और मेंस कैटेगरी में अलेक्जेंडर रशिया से। तो आपको दोनों कैटेगरी में यहाँ पे चेस जिन्होंने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को जीता है वो आपको मेंस एंड वीमेन्स कैटेगरी में मिल गए, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। तो दिव्या देशमुख का नाम आपको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इवेंट को जीता है। क्लियर है? नाउ मूव करते हैं फीवा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में। जैसे कि फीफा होता है फुटबॉल वर्ल्ड कप है, वैसे फीवा होता है ये बास्केटबॉल वर्ल्ड कप है 2023। ये इसका 19th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 19वें नंबर का संस्करण, 19th नंबर का एडिशन था। और इसे को होस्ट किया था 3 कंट्रीज ने मिलकर, फिलीपींस, जापान एंड इंडोनेशिया। फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान ने मिलकर 19th नंबर के फीवा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। नेक्स्ट जो 2027 का फीवा होगा वो कहाँ होगा? कतर में होगा। 2027 में जो फीवा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो कतर में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो फाइनल जो मैच हुआ था वो जर्मनी और सर्बिया के बीच में हुआ था और ये जर्मनी का पहला टाइटल है। जर्मनी ने फीवा वर्ल्ड कप 2023 को जीत लिया है। तो जर्मनी वॉन 2023 फीवा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, इसने डिफीट किया है सर्बिया को और ये जर्मनी का पहला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की विक्ट्री या ट्रॉफी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, ये रिपोर्ट बेसिकली बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में अगेन फिर से यहाँ पे टॉप पर आया है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड बेस्ट कंट्री रिपोर्ट 2023। तो ये जो बेस्ट कंट्री रिपोर्ट आई है 2023 की, इसमें लगातार दूसरी बार और ओवरऑल 6 टाइम कॉन्जिक्यूटिव मैनर में सेकेंड टाइम और ओवरऑल जो है वो 6 टाइम टॉप पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। वहीं सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे तो सेकेंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे स्वीडन, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें नंबर पे यूएसए रहा है। यूएसए की जो रैंकिंग है वो स्लिप हुई है, वो नीचे आई है। अब बात करेंगे इंडिया, तो इंडिया की रैंकिंग है यहाँ पे नंबर 30, 30वें स्थान पे भारत है। 30th पोजीशन पे आपको भारत देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कुछ स्टेट और नेशनल न्यूज़ के ऊपर। तो पहली न्यूज़ है यहाँ पे, ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनका नाम है मनोज सिन्हा। इन्होंने इनॉग्रेट किया है बंगुश वैली फेस्टिवल। बेसिकली एक एडवेंचरस फेस्टिवल को आयोजित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की बंगुस वैली में। बेसिकली टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कि बंगुस वैली भी एक अट्रैक्टिव प्लेस हो सकती है आने वाले एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड द बंगुश एडवेंचर फेस्टिवल इन द नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑन द बंगुश वैली। क्लियर है? अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल श्रीनगर है और जम्मू है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज। हम बात कर रहे हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, अब ये क्या एमओयू है और ये गति शक्ति विश्वविद्यालय क्या है, हम इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो इंडियन रेलवे
गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदरा has signed a memorandum of understanding with Airbus to strengthen up the Indian aviation sector। तो इंडिया के एविएशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और अच्छा करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस के बीच में MOU साइन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ श्री अश्विनी वैष्णव। श्री अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट को संभालते हैं। साथ ही साथ ही वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय। बेसिकली जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको 2022 में ही फॉर्म किया गया है। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसने रिप्लेस किया था नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, मतलब NRTI। ठीक है, NRTI जो कि स्पॉन्सर था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, इसे रिप्लेस करके बना था गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2022 में। और इसके ही जो पहले चांसलर थे वो कौन है, यहाँ पे अश्विनी वैष्णव है, क्योंकि कहा गया था कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसके चांसलर कौन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। इसलिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है, अश्विनी वैष्णव है। अब यहाँ पर ये गति शक्ति यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय क्या काम करता है, तो एक पहले तरीके की यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको टैलेंट को समझकर आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको रेलवे सेक्टर के लिए या फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड में बेसिकली यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा है उसको और भी ज़्यादा हमें लॉजिस्टिक जो सेक्टर उसको इम्प्रूव यहाँ पे करना है। इट्स सिग्निफिकेंट लाई इन अ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्लान इंक्लूडिंग द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कवरिंग रेलवे, शिपिंग, पोर्ट, हाईवे, रोड्स, वाटरवे एंड एविएशन। एयरबस क्या है, तो एयरबस वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल एयरक्राफ्ट का। ये हेलीकॉप्टर और स्पेस इक्विपमेंट को भी मैन्युफैक्चर करता है एयरबस। ठीक है, एयरबस ने रिसेंटली टाटा के साथ भी पार्टनरशिप की थी और इन दोनों ने मिलके C295 एयरक्राफ्ट के लिए एक फैसिलिटी बड़ौदरा में सेटअप की है, जहां पर इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट इंडिया में ही होगा। डन। नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख से एक और न्यूज़ है हमारे पास। क्या है वो न्यूज़, इंडिया बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड एट नयोमा इन लद्दाख। तो लद्दाख के नयोमा में दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र, लड़ाकू हवाई क्षेत्र तैयार किया जा रहा है और इसके निर्माण की परमिशन दे दी गई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर को इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। ठीक है, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्डिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड एट नयोमा इन लद्दाख। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल ले डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एट देवक ब्रिज इन जम्मू ऑन द September 12। जो आपका ये नयोमा ब्रिज है बेसिकली सदर्न आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स का बेस भी सिचुएटेड है जिसको 1962 में बनाया गया था। अब ये जो आपकी एयरफील्ड तैयार की जा रही है लड़ाकू विमानों के लिए, ये लगभग 4180 मीटर की हाइट पे इसे तैयार किया जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड है। ठीक है, इसका मकसद बेसिकली क्या है, हाई एल्टीट्यूड रीजन, क्योंकि ये पूरा एरिया ऊपर जाने पर LAC के साथ लगता है, इसलिए इसे तैयार किया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो लगातार डिफेंस के सेक्टर में भी हमारा बजट लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर आप 2008 में जाएंगे, 2008 में अगर डिफेंस सेक्टर का बजट देखेंगे तो आपको 3000 करोड़ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमारा इस लास्ट ईयर का जो डिफेंस के सेक्टर में बजट है वो 12,340 करोड़ रुपीस यहाँ पे दिए गए थे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। जो हमारा पूरा LAC और LOC का जो एरिया है, जितना बॉर्डर एरिया है, वहां पर आप देखेंगे कि BRO हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करता ही रहता है। इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए ये फंड यहाँ पर दिया गया था। अगर हम BRO के हेड के बारे में बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। इन्होंने हमें BRO के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। सो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। लेह कारगिल कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट से। तो उड़ीसा की जो CM है नवीन पटनायक, उन्होंने रिसेंटली 181 मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स की शुरुआत की है। 181
पशु चिकित्सा वाहन है। बेसिकली उड़ीसा राज्य के जो भी पशु हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इन व्हीकल्स की शुरुआत की गई है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो घूम जाते हैं, इसके अलावा कुछ रोड में जो घूमने वाले एनिमल होते हैं वो इंजर हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, तो उन सभी लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब ये जो पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये जो व्हीकल्स लॉन्च किए हैं, इसके अंडर एक स्कीम है। कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री भ्राम्यमाण प्राणी चिकित्सा सेवा, इस स्कीम के अंतर्गत इसे लॉन्च किया है। कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर पता चल चुका है, नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमेजॉन के बारे में। सो अमेजॉन इंडिया इंक्स पैक्ट विद 5 स्टेट टू एम्पावर PWD। बेसिकली जो दिव्यांग जन हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, रोजगार देने के लिए, अलग अलग अवसर प्रोवाइड करने के लिए अमेजॉन इंडिया ने यहाँ पर 5 स्टेट के साथ एक पैक्ट साइन किया है। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बेसिकली यहाँ पर जो MOU है उसको 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो दिव्यांग जन है या फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी और उनको उनकी स्केलिंग मतलब उनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में इनको नौकरियां दी जाएंगी, जैसे कि शॉर्टिंग करना है, पैकेजिंग करना है, डिलीवरी करना है, एटसेट्रा। अब देखो G20 समिट तो खत्म हो गई, लेकिन इतनी सारी कंट्रीज आए थे और सभी कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे से भी बात की, जिनको हम बायलैटरल टॉक भी कहते हैं। और जब बायलैटरल टॉक होती है दो कंट्रीज के बीच में, तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन होता है, कुछ MOU पे साइन होते हैं। तो वैसे ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी G20 समिट होने से पहले भी बायलैटरल टॉक हुई थी। सो इंडिया बांग्लादेश दोनों ने मिलकर 3 MOUs को साइन किया है। ये जो G20 समिट के पहले जो बायलैटरल टॉक हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो दोनों कंट्रीज के बीच में 3 यहाँ पर MOU साइन हुए हैं। पहला MOU जो है वो NPCI से रिलेटेड है। पहला MOU किससे रिलेटेड है? NPCI। तो यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश बैंक साथ में मिलकर डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म तैयार करेंगे। मतलब आने वाले समय में जो बांग्लादेश का बैंक है वो NPCI को हो सकता है अडॉप्ट कर ले और अपने यहाँ भी इसी तरीके की डिजिटल पेमेंट सर्विसेज की शुरुआत करे। सेकेंड जो है वो MOU साइन हुआ है कि जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, मैं हमेशा बताती हूँ ना, हाट वगैरह लगते हैं दोनों देशों की बाउंड्री पे, तो ये जो कल्चरल प्रोग्राम है, एक्सचेंज प्रोग्राम, इसको रिन्यू किया गया है फॉर द 2023 to 2025। ठीक है। तीसरा जो MOU साइन हुआ है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो ये 3 MOU यहाँ पे साइन किए गए हैं। अब हमारी कंट्री से बायलैटरल टॉक करने के बाद शेख हसीना जी मुलाकात करती हैं पेरिस के यहाँ पे मैक्रो के साथ। तो पेरिस ढाका टॉक भी हुई है, यहाँ पर भी दो मुद्दों पे डिस्कशन हुआ है। वो दोनों मुद्दे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ढाका पेरिस साइन बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सैटेलाइट सिस्टम। बेसिकली यहाँ पर पहला तो ये साइन हुआ है कि जो बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। ठीक है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में फ्रांस मदद करेगा। पहला चीज़ तो ये, पहला तो क्या साइन हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साइन हुआ है एग्रीमेंट बिटवीन द इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन ऑफ बांग्लादेश एंड द फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के बीच में यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। और अर्बन गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो मजबूत किया जाएगा फ्रांस में। इसके अलावा यहाँ पे एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी MOU साइन हुआ है। क्या है? बांग्लादेश सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है कि जो फ्रांस से रिलेटेड सैटेलाइट है बंगबंधु अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको तैयार करेगा एयरबस। ठीक है, हालांकि ये जो बंगबंधु फर्स्ट नंबर की जो सैटेलाइट थी, इसको भी एयरबस ने ही मैन्युफैक्चर किया था, तैयार किया था। सॉरी, इसको भी एक फ्रेंच कंपनी ने ही तैयार किया था, एयरबस नहीं, दूसरी फ्रेंच कंपनी थी जिसका नाम है थेल्स एलिनिया। इस स्पेस कंपनी ने इसे 2018 में बंगबंधु फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को तैयार किया था। अब एयरबस जो है वो दूसरी सैटेलाइट को यहाँ पे तैयार करेगा। ये दोनों एग्रीमेंट यहाँ पर भी साइन हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अगेन आर्ट एंड कल्चर से। अभी हम बात कर रहे हैं सीताकली लोक कला के बारे में।
ये सीताकली फोक आर्ट है, बेसिकली केरला से एसोसिएटेड है। ओनम के फेस्टिवल में जनरली इस आर्ट फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर इस सीताकली नाम से समझ में आ रहा है, इस आर्ट फॉर्म में बेसिकली कोई एक पर्सन है जो राम जी का कैरेक्टर रखता है, कोई लक्ष्मण जी का, हनुमान जी, रावण और सीता जी का कैरेक्टर बेसिकली यहाँ पर होते हैं। और रामायण को दिखाया जाता है, गाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है सीता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा हम रामायण देखते हैं, वो राम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली बातें होती हैं। यहाँ पर ये जो फोक आर्ट है, इसमें बेसिकली सीता जी का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है कि किस तरीके से उन्होंने जंगल में अपने 14 वर्ष का वनवास स्पेंड किया था, इसके अलावा किस तरीके से वो धरती के अंदर चली गई थी। तो जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होते हैं इस लोक आर्ट के, इस फोक आर्ट के। ठीक है, इतनी चीजें आई डिस्कशन हम इतना बस कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों है ये। तो ये जो सीताकली फोक आर्ट है, बेसिकली पहली बार ये जो कल्चर है, ये जो आर्ट है, ये बहुत ज़्यादा वैनिश होता जा रहा है। इसको वापस से रिवाइव करने की ज़रूरत है। और रिवाइव कब करोगे? जब इंटरनेशनल लेवल पे छोड़ो, नेशनल लेवल पे ही इसको पहचान मिलेगी। जब आप अलग अलग जगहों पे जाके इसको परफॉर्म करोगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम 20 मेंबर का ग्रुप जो है वो केरला के बाहर इस आर्ट फॉर्म को रिवाइव करने के लिए परफॉर्म करने जा रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो सीताकली आर्ट फॉर्म है, इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम के समय परफॉर्म किया जाता है। इसका जो परफॉर्मेंस करते हैं वो दलित आर्टिस्ट करते हैं, दलित आर्टिस्ट जो कि वेदा एंड पुलाया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्लियर? अब इस पूरे आर्ट फॉर्म में जो कैरेक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, सीता एंड राम, ये सारे आपके कैरेक्टर होते हैं इसमें। और इंस्ट्रूमेंट का यूज, जो डांस ड्रामा के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट है गंजीरा, मणिकट्टा, चिरट्टा एंड कायमनी। ये सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आपको याद रखना है सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो सीताकली फोक आर्ट से रिलेटेड है। यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। डन? अंतिम न्यूज की तरफ बात करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं अबाउट द वाइट सांभर डियर। आप लोग ने सांभर डियर को देखा होगा, ब्राउन कलर के होते हैं, उनपे कुछ स्पॉट भी होते हैं, लेकिन क्या कभी व्हाइट कलर का देखा है? नहीं देखा होगा। इसकी डिस्कवरी अभी अभी हुई है, एक पाया गया है। तो कहाँ पर? कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो रिसर्चर्स हैव मेड अ रेयर डिस्कवरी ऑफ अ वाइट सांभर डियर। वाइट सांभर डियर को पाया है एक रिसर्चर की टीम ने, और इसको एक बीमारी, कंडीशन इसमें पाई गई है जिसका नाम है ल्यूसीमिया, जिसके कारण जो एनिमल होते हैं उनका कलर जो है वो वाइट हो जाता है। इनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं वाइट कलर की हो जाती है। इसे कहाँ पर पाया गया? कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया गया। बेसिकली एक जेनेटिक कंडीशन है ये, जो कि पिगमेंटेशन, एनिमल की स्किन पे जो पिगमेंटेशन होते हैं उसको ये कंडीशन जो है इफेक्ट करती है। ये कंडीशन थोड़ी सी डिफर करती है एल्बिनिज्म से। एल्बिनिज्म में क्या होता है? ये जो पिगमेंट है वो कंप्लीटली गायब हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन ल्यूसीमिया में ये पार्शियली लॉस ऑफ पिगमेंट होता है और जो कलर होता है वो जनरली वाइट कलर का हो जाता है। अब कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में फैली हुई है। कहाँ पर? कर्नाटका में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। डन? अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। पहली न्यूज ये है कि भूटान ने इंट्रोड्यूस किया है अपने सिटीजन्स के लिए सेल्फ सोवरेन नेशनल डिजिटल आईडी। जैसे कि हमारे देश में भी हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक आईडी होती है, जैसे कि आधार कार्ड है, वैसे भूटान भी अपने सिटीजन्स को एक मतलब आईडी दे रहा है। सिटीजनशिप आईडी है या जो आप आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन ये काम करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, पावर्ड बाय द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डिजिटल आईडी जो है इंट्रोड्यूस की है वो पावर होगी किससे? मतलब ऑपरेट होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट है स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा BOB has enabled the UPI ATM facility at 6,000 ATM across the country। तो UPI ATM facility जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? BOB प्रोवाइड कर रहा है, और ये 6,000 ATM में कंट्री में अवेलेबल होंगी। BOB जो है वो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने UPI ATM की फैसिलिटी लॉन्च की है विद द हेल्प ऑफ NPCI एंड पावर बाय NCR कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इन्होंने भी 2 बैंक के साथ MOU साइन किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ और BOB के साथ। क्यों? रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। जैसे कि अब किसी को सोलर प्लांट लगाना है या सोलर पैनल्स परचेज करने हैं, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करने के लिए, बेसिकली फाइनेंस करने के लिए इन दोनों बैंक के साथ MOU साइन किया है। अब नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की है अपनी पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जिसका नाम है
सबमरीन नंबर 841 और ये नाम रखा गया है हीरो किम कुन ओक, जो कि वन ऑफ द हिस्टोरिकल फिगर है नॉर्थ कोरिया के। ठीक है, यूएसए और वियतनाम के बीच में भी बायलैटरल टॉक हुई थी और उन दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए एक डील साइन की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के एक आर्चर के बारे में, एक तीरंदाज के बारे में, जिनका नाम है प्रथमेश जौकर। प्रथमेश जौकर ने रिसेंटली आर्चरी वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता है और ये आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हो रहा था? मैक्सिको में हो रहा था। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने डिक्लेयर किया है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम $2 बिलियन देगा ग्रीन क्लाइमेट फंड में। अभी तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यूके की तरफ से नहीं आया है, ये पहली बार हो रहा है कि यूके ग्रीन क्लाइमेट फंड में $2 बिलियन दे रहा है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने यहाँ पे एक टाई अप किया है ऊबर के साथ। इंडियन नेवी के जो पर्सनल हैं, कर्मचारी, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो फ्रीली एंड सेफली ट्रेवल कर सके, इसलिए ऊबर के साथ ये यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया के क्रिकेटर विराट कोहली बिकम द फास्टेस्ट बैटर टू रीच 13,000 ODI रन ड्यूरिंग द एशिया कप। अभी एशिया कप चल रहा है, तो एशिया कप में यहाँ पर इन्होंने 13,000 ODI रन बनाए हैं। ठीक है, तो ये पहले नंबर के ऐसे क्रिकेटर बन गए जिन्होंने सबसे फास्ट 13,000 रन यहाँ पर बनाए हैं, विराट कोहली। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कुछ MCQ जो कि G20 से एसोसिएटेड है। फर्स्ट नंबर पे है G20 समिट पहली बार कब हुई थी? मैंने आपको बताया था कि 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन पहली समिट कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट G20 समिट? 2008 में जब पहली समिट हुई थी तो किसने होस्ट की थी? सो आंसर है ऑप्शन सी, USA। Which country hosted the first ever virtual G20 summit in 2020? बेसिकली 2020 में कोविड क्राइसिस चल रहा था, तो वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, तो पहली बार वर्चुअल मीटिंग 2020 में G20 की किसने होस्ट की थी? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने प्रेसिडेंसी G20 की किसको ट्रांसफर की है? तो ब्राजील को की है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ब्राजील नहीं, ब्राजील के प्रेसिडेंट है लुला दा सिल्वा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु डिजाइन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी लोगो? तो एक बहुत ही शानदार सैंड आर्टिस्ट है। सैंड आर्टिस्ट मैंने बोल दिया, तो आई थिंक आपको अब आंसर पता चल जाना चाहिए, सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वेयर डिड द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी होल्ड? तो हमारे जो शेरपा थे वो अमिताभ कांत थे, और पहले जो G20 शेरपास की मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान उदयपुर में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फर्स्ट G20 कल्चरल ग्रुप की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो कल्चरल ग्रुप की मीटिंग खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है G20 समिट में कि वर्ल्ड का एक टॉप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया जाएगा। उसका नाम क्या है? तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ये हमने डिस्कशन किया था। ऑप्शन ए। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Which player won the men's single title at Indonesia Master 2023? तो किरण जॉर्ज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने आपको रिसेंटली ईस्ट तिमोर या तिमोर लिस्ते के बारे में बताया था, जहां पर भारत अपनी एम्बेसी ओपन करने जा रही है। आपको बताना है ये कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका में या अफ्रीका में, किस जगह पे ये आइलैंड आपको बेसिकली लोकेटेड मिलेगा। ओके है, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।